नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के तौर पर 2025-26 का बजट पेश करेंगे। हरियाणा का बजट 13 मार्च को पेश होगा, तो वहीं हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का प्रस्तावित कार्यक्रम जो है जारी हुआ है। 7 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र शुरू होगा। बजट सत्र की अवधि 7 मार्च से 25 मार्च तक रहेगी। तो वहीं आपको बता दें कि बजट सत्र के प्रस्तावित कार्यक्रम में 9 सिटिंग रखी गई हैं। बजट सत्र की अवधि पर अंतिम फैसला बिजनेस एडवाइजरी यानी कि बीएसी की बैठक में होगा। खबर पेहोवा से है, जहां पर इस्माइलाबाद की अनाज मंडी में सीएम सैनी पहुंचे। बता दें कि आज मंडी में पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान सीएम सैनी के साथ जो है सांसद नवीन जिंदल और पूर्व मंत्री सुभाष सुधा भी जो है कार्यक्रम में शिरकत की। उधर कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद की अनाज मंडी में आयोजित जनसभा में सीएम सैनी ने जो है बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगे। सीएम सुबह करीब 10 बजे अनाज मंडी में पहुंच गए थे और सीएम करीब आधा घंटे जनसभा में रुके और अपनी 11 मिनट की स्पीच में सीएम ने मतदाताओं से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। तो वहीं आपको बता दें कि अपनी सरकार के 100 दिन के कार्य भी गिनवाए। कार्यक्रम में पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम सैनी, सांसद नवीन जिंदल, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, जिला अध्यक्ष सुशील राणा और अन्य बीजेपी नेताओं का स्वागत किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम की स्पीच के दौरान बीजेपी कैंडिडेट हाथ जोड़कर खड़ी रही। उधर नूह के पुनाना में 12वीं कक्षा के अंग्रेजी का पेपर आउट होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में पेपर लीक और भर्ती घोटाले के मामले गिनाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल बोर्ड और ग्रुप डी से लेकर HCS तक के पेपर लीक हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पेपर लीक माफिया हर स्तर पर अपना वर्चस्व जमा चुका है। हुड्डा ने कहा कि कुछ दिन पहले ही पेपर घोटालों की कड़ी में जो है नया नाम रोहतक में MBBS पेपर घोटाले का जुड़ा था। तमाम पेपर लीक घोटालों की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह मांग कांग्रेस ने सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाई, लेकिन प्रदेश सरकार जो है हमेशा से ही जांच से भागती नजर आई। आपको बता दें कि भाजपा को पता है कि जिस दिन इसकी जांच होगी तो कई बड़े मगरमच्छ शिकंजे में फंस सकते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है और जिस प्रकार से हरियाणा पिछड़ रहा है उसका मुद्दा है। मुद्दे वो भी बहुत जब रोहतक BD यूनिवर्सिटी में मेडिकल यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से रुका हुआ है और पिछले 5 साल के तो है पेपर लीक सरकार है, घोटाले के ऊपर घोटाला है। माइनिंग घोटाला में कितना जबरदस्त है और उन्होंने जवाब दिया था कि ये PAC में हो चुका है। PAC आजमानी अब तो 3 मार्च निकली हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा है, कितने बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं। उधर राम रहीम के पेरोल देने को लेकर जो है केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने SGPC की याचिका को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि डेरा प्रमुख को पेरोल नियमों के अनुसार दी जा रही है। कोर्ट के अंदर SGPC द्वारा पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी की पैरोल को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए SGPC की उस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को पैरोल और फरलो दी जा रही है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही दी जा रही है। इससे पहले भी SGPC द्वारा एक याचिका माननीय हाई कोर्ट में पैरोल को लेकर लगाई गई थी।
उधर दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट बनाने के लिए बीजेपी ने कवायद तेज कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोनिया विहार के दूसरा पुस्ता यमुना घाट पहुंचकर निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ दिल्ली के कला, संस्कृति, भाषा और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा, साधना ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता समेत अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे घाट को और भव्य स्वरूप दिया जा सके। मनोज तिवारी ने बताया कि आने वाले समय में आरती, पूजन और सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने की योजना बनाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि यमुना की सफाई के लिए साधना ग्रुप भी इस मुहिम से जुड़ गया है। बहुत जल्दी इस पुस्ते को सुंदरीकरण करके और यहाँ पे लोगों का ज्यादा से ज्यादा खुशी के साथ, सुविधा के साथ बैठना हो, आना हो, यमुना जी की आरती हो, इस कार्य को हम लोग, आरती होती है लेकिन हम उसको और भी बड़े स्तर पे बना करके और बहुत जल्दी गृह मंत्री जी को यहाँ हम यमुना जी की आरती कराना चाहते हैं। आज हम विजिट किए डीएम महोदय के साथ, यहाँ के एमसीडी के डीसी और भी अधिकारियों के साथ और स्वयं कपिल मिश्रा जी के साथ, कुछ हमारे और भी स्टेक होल्डर्स, हम इसको पीपीपी मोड पे भी आगे लेके चलना चाहते हैं। जनता भी शामिल हो, सरकार भी शामिल हो और कुछ संस्थाएं भी शामिल हो। तो साधना ग्रुप आज हमारे साथ इसमें शामिल हो रहा है। यमुना जी को कैसे क्लीन बेस्ट से बेस्ट वे में कर सकते हैं। तो आज की हमारी विजिट बहुत अच्छी रही और हम इस कार्य को जल्दी से जल्दी मूर्त रूप दें। उधर 5 साल से अधिक समय से मानेसर की जनता के बीच में सेवा कार्य करने वाले मानेसर नगर निगम चुनाव में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सरपंच सुंदरलाल को क्षेत्र की जनता ने चुनाव से पहले ही मेयर मान लिया है। दरअसल आपको बता दें कि उनकी चुनाव सभाओं का जब हमने जायजा लिया तो लोगों ने यही कहा कि सरपंच सुंदरलाल ने गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं दूर करवाई हैं, इसलिए वे उनके मेयर ही हैं। गुरुवार को सरपंच सुंदरलाल के मानेसर निगम क्षेत्र के गांव कासनगढ़ी यानी कि सब्जी मंडी में वाटिका ई ब्लॉक सेक्टर 82 और सेक्टर 89 की ट्यूलिप सोसाइटी में जनसंपर्क कार्यक्रम थे और इस दौरान सरपंच सुंदरलाल ने लोगों से वोटों की अपील करते हुए कहा कि मैं आपका भाई, आपका बेटा, चुनाव में आपके सम्मान और आपको सुविधाएं देने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। आपके बेटे को टिकट देकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मानेसर क्षेत्र का सम्मान किया है। अब इस सम्मान की लाज आप सबके हाथ में है। आप सबका आशीर्वाद ही मानेसर क्षेत्र के हर गांव को विकसित बनाने का काम करेगा। आज की इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री और आपके बहुत ही चहेते और बहुत होनहार नेता राव नरवीर सिंह जी, इस इलाके के अपने विधायक बहन विमला चौधरी जी, मेयर के प्रत्याशी, पूर्व में सरपंच, न केवल सरपंच बल्कि सरपंचों के भी सरपंच भाई सुंदरलाल जी, क्योंकि हम सबको पता है कि सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी थे। इस नाते से बहुत ही होनहार ये प्रत्याशी। साथियों, 2 तारीख को चुनाव है। आपने फैसला करना है कि आपको ये नगर निगम किस दिशा में लेके जाना है। 10 साल से देश और प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाते हुए आ रहे हैं। हरियाणा में ये पहली बार हुआ कि आप लोगों ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इसका भी मैं आप सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस इच्छा और उम्मीद से आप लोगों ने सरकार को बनाया है, उस इच्छा और उम्मीद से भी ज्यादा आपके विकास के काम होंगे। लेकिन साथियों, आपने पिछले 10 सालों में देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और दिल्ली का विकास रुक गया।
8,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के देने के बावजूद भी जमुना साफ नहीं हो पाई। और ये दिल देने वाला कोई व्यक्ति है तो आज वो व्यक्ति आपके मंच पे माननीय मनोहर लाल जी बैठे हैं, जिनकी दूरगामी सोच 30 गांव और सेक्टर 77 से 99 तक का शहरी क्षेत्र और एक बहुत बड़ा प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र नगर निगम मानेसर, औद्योगिक क्षेत्र मानेसर जिसमें शामिल किया। और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी आपके कार्यकाल में सेक्टर 83-84 जो गुरुग्राम नगर निगम का पार्ट था वो आपके प्रयासों से नगर निगम मानेसर में शामिल हुआ। वहां की RWA आपका विशेष रूप से धन्यवाद कर रही है कि हम भी नगर निगम मानेसर में आ गए। ये आपकी सोच थी कि मानेसर को प्रदेश का 11वां नगर निगम के रूप में एक अलग से विख्यात आपने दे दिया, वरना ये क्षेत्र नगर निगम में शामिल हो रहा था लेकिन ये गुड़गांव में होता। और गुड़गांव आप जानते हैं वोटों के हिसाब से भी 8,72,000 वोट और बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं उधर जुलाना में नगरपालिका चुनाव में बीजेपी चेयरमैन पद उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के लिए जुलाना पहुंची स्वास्थ्य मंत्री श्रुति चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जयप्रकाश जेपी की कोई नहीं सुनता है तो वहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं पूरी कांग्रेस बीजेपी के द्वार पर खड़ी है। कल रात तक हम रोहतक में थे प्रचार के लिए, उससे पहले हिसार में थे और जहां पे भी मैंने देखा है वार्ड में इस तरीके से लोग खड़े हुए हैं, लोग खुद चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के प्रति इतनी लगन और लगाव है, आस है, क्योंकि भाजपा मात्र वो पार्टी है जिसने एक मजबूत नेतृत्व दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी के रूप में। हमारे स्टेट में चाहे मनोहर लाल जी जब थे, अब सैनी साहब हैं, जो नेतृत्व वो दे रहे हैं वो एक बहुत डिसिप्लिन्ड शासन को चला रहे हैं, जिसके तहत तमाम जिलों और तमाम वर्गों का लाभ होगा और हो रहा है। आगामी 2 मार्च रविवार के दिन होने वाले निकाय चुनाव के मतदान को लेकर स्थानीय निजी FM रेडियो की तरफ से धार्मिक और सामाजिक संगठनों के सहयोग से लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने को लेकर प्रेरित करने के लिए एवं जागरूक करने के लिए खास मुहिम चलाई जा रही है। आपको बता दें कि जिसके तहत छुट्टी का दिन नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने का दिन है। स्लोगन लिखे बैनर उठाकर जो है भीड़भाड़ वाले बाजारों और चौक पर लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस जागरूकता पहल की जनता ने भी तारीफ की है। देखिए हम लोग ये रेडियो महारानी से है, रेडियो महारानी 89.6 है फिर में, तो एक मुहिम चलाई है कि सब लोग अभी जैसे 2 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं पार्षद के और मेयर के, तो इस पर डबल जिम्मेदारी है, 2-2 वोट कर रहे हैं सबको। तो हम यही चाहते हैं कि सब लोग वोट करें और एक अच्छे फरीदाबाद के लिए ये कहना चाहता हूँ पूरे फरीदाबाद की तमाम जनता से कि वोट जरूर डालें, ये हमारा एक अधिकार है और एक अच्छे संनेता को चुन के और पार्षद पद पे बिठाया जाए ताकि हमारे क्षेत्र के जो भी अधूरे कार्य हैं जैसे कि सीवर लाइन है, जो पानी भर जाता है, उन सबका समाधान वो कर सके बड़े ही आराम से और प्रेम से। मैं एक्चुअली अपने यूथ से ये रिक्वेस्ट करूंगा बिकॉज आने वाले जो जनरेशन है उसका भार किसके कंधों पर है, हमारे ऊपर है, यूथ के ऊपर है। तो यूथ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा वोट करें और उस बार 100% वोटिंग हमारा ये एम रहे। और इसके लिए रेडियो महारानी पे हम लोग, आप हमारे सोशल मीडिया पर भी जाएंगे तो बहुत सारी रील्स वगैरह कैंपेन्स वगैरह आपको मिलेंगे जिनमें हम डिफरेंट टाइप से प्रमोट कर रहे हैं वोटिंग को। आप किसी को भी वोट दें वो आपके ऊपर है, बट वोट जरूर करें। इस मुहिम को किस नजरिए से देख रही है जनता? देखिए जनता का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। हम शिवरात्रि पर भी सैनिक कॉलोनी मंदिर गए थे, वहां पर लोगों ने बहुत जोरदार रिस्पांस दिया है कि यस हम लोग वोट करने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आने वाली 2 तारीख जो रविवार का दिन है, लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि आज छुट्टी का दिन है और हमने घर में रेस्ट करना है। तो मेरे हिसाब से ये जो संडे है, ये आप मान के चलिए नगर निगम चुनाव जो है इस संडे के दिन है, उस दिन आप सभी ने घर से बाहर निकलना है और आप लोगों ने मतदान करना है। और मैं सही मायने में रेडियो महारानी का जो ये मुहिम चलाई गई है, मुझे इस परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं रेडियो महारानी की पूरी टीम का और सीधा परिवार का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।
उधर पेहोवा में दुबई से लौटे युवक की वेरिफिकेशन करने दिल्ली से आए सीबीआई के इंस्पेक्टर के साथ में कई लोगों ने मारपीट की। आपको बता दें कि आरोपियों ने उनके कागजात भी फाड़ दिए। शिकायत पर पुलिस ने एक युवक को नामजद करते हुए अन्य के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। तो वहीं यह घटना कल शाम 7:30 बजे की है। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने इंस्पेक्टर को आरोपियों से बचाया। कल एक हमारे इंस्पेक्टर साहब जो दिल्ली सीबीआई में कार्यरत हैं, वो कोई ऑफिशियल वर्क के लिए आए हुए थे, जो सीक्रेट होते हैं हमारे कुछ चीजें, वो उनके रिगार्डिंग वेरिफिकेशन के लिए आए हुए थे। तो करीब 6 बजे के आसपास वो मांगना गांव में पहुंचे थे। तो वहां जाके जिस परिवार की शिनाख्त करनी थी, उन्होंने जिस बंदे के बारे में पूछताछ कर रहे थे, उस परिवार को उन्होंने बतला दिया था कि मैं किस रैंक पर हूं और मेरा ये आई कार्ड है। लेकिन उसके बाद घर वालों ने उससे मारपीट की उनके साथ, और 5-6 बंदों का उन्होंने बताया, जानते तो किसी को अन्य को थे नहीं। उधर नारनौल पुलिस और महेंद्रगढ़ सीआईए पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये अपराधी हथियार बेचने और हथियार के दम पर अपराध करने के आरोपी थे। पकड़े गए अपराधियों में कई आरोपी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पास अवैध हथियार भी रखे हुए थे। आपको बता दें कि अवैध हथियार का कारोबार करते थे। नारनौल से ये खबर है, जहां पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस और सीआईए की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार का ये धंधा करते थे, कारोबार चलाते थे। अवैध हथियारों की सप्लाई, अवैध हथियारों का बेचना इन लोगों की फितरत में था। नारनौल से ये तस्वीरें हैं जहां पर 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध हथियार का कारोबार करते थे। पुलिस और सीआईए की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, जहां पर 10 अपराधियों को इस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया है। तो और इनसे अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। तो 10 अपराधियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता पुलिस और सीआईए की संयुक्त टीम को यहां पर मिली है। देख सकते हैं आप 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और सीआईए की संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये सफलता हाथ लगी है, जहां पर अवैध हथियारों का कारोबार चलाते थे और अवैध हथियार भी इनसे बरामद हुए हैं। सीआईए की टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये सफलता हाथ लगी है, जहां पर 10 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। बाकी जो पूछताछ है वो और लगातार आगे की कार्रवाई के रूप में जारी है, जहां पर और भी जिनके तार हैं उन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है। इनके तार कहां तक फैले हुए हैं ये भी समझने की कोशिश यहां पर पुलिस और सीआईए की टीम के द्वारा की जा रही है। तो कल नारनौल पुलिस और स्पेशली हमारी जो सीआईए महेंद्रगढ़ की टीम है, उन्हें काफी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक हमारे पीओ जो चल रहे थे, अनिल पुत्र बाबूलाल वासी मांदी, उनको कल पकड़ा गया है। साथ में जो उनके साथी थे उनको पकड़ा गया है और उनसे हमें 2 बरेटा वेपन हमें मिले हैं। साथ में हमें राउंड्स और कार्ट्रिजेस भी मिले हैं। उधर महेंद्रगढ़ के गांव डिगरौता में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे करीब 95 एकड़ में एकत्रित की गई कड़वी जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना रात तकरीबन 12 बजे की है, जब नागलमाला रोड पर गांव डिगरौता के खेतों में अचानक आग की लपटें उठने लगी।
इसके बाद जो है ग्रामीणों ने दमकल विभाग को सूचना दी। गांव डिंगरौता में भीषण आग की ये लपटें उठती हुई दिखाई दी। 95 एकड़ कड़वी जलकर जो है राख हो गई। सूचना के बाद दमकल विभाग जो है मौके पर जो है यहाँ पर पहुंचा। साथ ही आपको बता दें कि ये घटना तकरीबन रात 12 बजे की बताई जा रही है और आग लगने के कारणों की अगर बात की जाए तो प्रारंभिक जांच में जो है कहा जा रहा है कि ये आग जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है लगी है। जब ग्रामीणों ने देखा आग की लपटें उठती हुई तो ग्रामीणों ने आनन फानन में किसी तरह जो है दमकल विभाग को सूचना दी। तो यहाँ पर मौके पर जिस तरीके से दमकल विभाग पहुंचा, बड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक जो है 95 एकड़ कड़वी जलकर जो है राख हो चुकी। गांव डिंगरौता में भीषण आग की लपटें जो है देखने को मिली, जिसके बाद ग्रामीणों ने दमकल विभाग को सूचना दी और सूचना के बाद जो है दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। गांव डिंगरौता से ये खबर है, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस कदर जो है 95 एकड़ कड़वी जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि बताया जा रहा है कि 95 एकड़ कड़वी जो है जलकर राख हो गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।